Shakespearean Study Module Lesson 3. Hello friends, Amna here, your English tutor, and I welcome to our course Shakespearean Study. It's our third lecture on this series. In the previous two lectures, we have already discussed the basic introduction our course and then introduce what is drama. Now, in this lecture, we will discuss Greek drama, origin of drama. डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा को डिस्कस करेंगे कि ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जिसमें हम सबसे पहले ग्रीक एंड देन रोमन डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम मिडिवल ड्रामा एंड देन रेनेसा की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली ड्रामा जो है वो ग्रीक की तरफ प्रेफर किया जाता है और कहा जाता है कि सबसे पहले जिस कंट्री ने जो जॉनरा है ड्रामा वो इंट्रोड्यूस करवाया था वो ग्रीक है, जो कि फिफ्थ सेंचुरी BCE में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि ग्रीक का एक इम्पोर्टेंट शहर है एथेंस। उसमें एक फेस्टिवल के तौर पे यानी कि वहाँ गॉड्स के लिए फेस्टिवल करवाए जाते थे, उनके ऑनर में इन्होंने ये जो जॉनरा है ड्रामा का वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रीक हैं वो फर्स्ट मतलब एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने ड्रामा को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो मेजर दो टाइप्स हैं ड्रामा की वो भी ग्रीक के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। देन हम इसको थॉरली डिस्कस करते हैं कि ग्रीक में किस टाइप के ड्रामा कब और कैसे और किसने इंट्रोड्यूस करवाए, कौन से ऐसे राइटर हैं जो आज तक पढ़े जाते हैं। देन उसके बाद ग्रीक ड्रामा किस तरह का होता था और जो आज हमारे पास ड्रामा की टाइप मौजूद है, जिस फॉर्म में हम आज ड्रामा पढ़ते हैं, और उसमें और इनमें बेसिक डिफरेंस कौन सा था। The ancient Greek and Romans were renowned for their contribution to the development of drama, especially in tragic and comedy form. सबसे पहले जो ड्रामा है वो ग्रीक में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट है वो आफ्टर 2 सेंचुरीज BC में जो है वो रोम ने स्टार्ट की थी। इसलिए हम सबसे पहले ग्रीक को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम रोम की तरफ मूव करेंगे। ग्रीक ड्रामा। अब ग्रीक ड्रामा के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये क्लासिकल ड्रामा की डेवलपमेंट में भी हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है शेक्सपियरियन स्टडी में इन शॉर्ट इसको देख रहे हैं। ग्रीक इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज मीन्स के फॉर्म ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। यानी कि ग्रीक ने जो है सबसे पहले 2 मेन इसकी फॉर्म्स आजकल भी मौजूद हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। किस फॉर्म में? ट्रेजेडी जिसको हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि ट्रेजेडी क्या होती है, जिसमें एक सीरियस या हॉरिबल एंडिंग दिखाई जाती है किसी भी एक मेन कैरेक्टर की। एंड कॉमेडी यानी कि ह्यूमरस वे में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और आयरॉनिक वे में किसी को सटायर करना, सीरियस वे में भी जो है वो सटायर किया जाता था। अब इसमें जो है ना नॉर्मली ग्रीक ड्रामा में कौन से थीम्स पाए जाते थे? बेसिकली इनके जो मेजर थीम्स होते थे वो डेथ, वॉर एंड पावर पर होते थे। और पावर किसकी? वो गॉड की, क्योंकि ग्रीक जो है वो अपनी मिथोलॉजी की वजह से आज तक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है लिटरेचर का। क्योंकि हम जितने भी वर्क्स पढ़ते हैं उसमें हम जैसे कि हम जॉन कीट्स को पढ़ते हैं, हम मिल्टन को पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, इसमें हम कुछ ऐसे गॉड्स के नेम देखते हैं जैसे इनके डिफरेंट गॉड्स हैं उनको। अब इनके अकॉर्डिंग इनकी एक मिथोलॉजी होती है जिसमें इनके गॉड की भी वार चला करती थी। अब इनकी एक बहुत बड़ी मिथोलॉजी है जिसके ऊपर लिटरेचर लिखा जाता है और इनके मिथ्स को आगे जो है वो कोट किया जाता है लिटरेचर में। अब इनके जो मेजर थीम्स होते थे ना नॉर्मली वो डेथ पर होते थे या फिर वॉर पर होते थे, लोगों के दरमियान वॉर या फिर गॉड्स के उनके भी दरमियान वॉर होती थी। और पावर ऑफ गॉड्स के इनके अकॉर्डिंग इनके लिए डिफरेंट गॉड्स होते थे। ये कई खुदाओं पर यकीन करते हैं, तो इनके मतलब जो इनके गॉड्स होते थे ना उनके बारे में ये कहते थे कि ये इन्होंने हर चीज़ के लिए एक अलग गॉड बनाया था, जैसे कि रेन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, और इस तरह लव के लिए, हेट के लिए, इनके डिफरेंट गॉड्स होते थे। तो उन गॉड्स के दरमियान भी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, तो उनके ऊपर भी जो है ना ये प्ले जो है वो लिखा करते थे। और
ग्रीक में गॉड्स को फेस्टिवल में ऑनर करने के लिए ही इन्होंने ये जॉनरा जो है वो क्रिएट किया था। तो इनका मेन मकसद ही यही था कि जो गॉड को जो है वो ऑनर किया जाए। अब देन उसके बाद जो है, और कॉमेडीज़ के क्या थीम होते थे, कॉमेडीज़ के होते थे कि लाइट हार्टेड वे में जो है ये सटारिकल वे में किसी भी उसकी नेचुरल कंडीशन तो होती थी उसको बताते थे। अब अर्लीस्ट सर्वाइविंग जो ग्रीक ड्रामा या ट्रेजेडियंस हैं जिनके प्लेस आजकल भी हम पढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सोफोक्लिस हैं, यूरिपिडस हैं एंड एस्किलस हैं। ये फर्स्ट जो हैं 3 इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्ले राइट समझे जाते हैं ग्रीक लिटरेचर में। अब ग्रीक जो है इन्होंने इसके अलावा इंट्रोड्यूस करवाया था थिएटर का कॉन्सेप्ट। ये ऑनर भी ग्रीक के पास है कि सबसे पहला फर्स्ट थिएटर जो है वो ग्रीक ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि जब ड्रामा वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको परफॉर्म करने की प्लेस भी, फिजिकल प्लेस जो है परफॉर्मेंस की, ग्रीक ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। टिपिकली जो है मतलब इतनी, जैसे कि आज ये एक डेवलप फार्म में हमारे पास है इस तरह तो नहीं है, लेकिन जो है मतलब इन्होंने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस के तौर पर जो है एक लार्ज सराउंडिंग स्टेज ऐसा बनाया जिसके इर्द गिर्द जो है वो ऑडियंस बैठती थी, और एक्टर की जो है वो और एक्टर्स जो होते थे वो मास्क पहना करते थे। विदाउट मास्क ग्रीक में कोई भी जो करैक्टर है परफॉर्म नहीं करता था, और इनके जो करैक्टर ऑन द स्टेज उनकी वो लिमिटेड होते थे। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनका किस तरह का स्टेज और कैसे कैसे एक्टर्स और क्या कुछ होता था ग्रीक ड्रामा में, उसकी करैक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो एक्टर यानी कि ग्रीक या वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट एक्टर्स जो हैं वो थेपिस थे। इन्होंने अब थेपिस जो हैं इनको फर्स्ट एक्टर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर एक स्टोरी है कि ये एक पोइट्री जो है वो रिसाइट कर रहे थे, तो उसकी वो करते करते इन्होंने कॉर्ड से जो है वो साइड पर जो है इन्होंने छलांग लगाई, और लोगों ने इसको जो है वो कंसीडर करते हुए इनको मतलब एक एक्टर का नाम दिया कि जो ये पढ़ रहे थे सेम उन्होंने वही चीज़ जो है वो परफॉर्म कर दी। तो इट्स मीन कि ये वर्ल्ड के फर्स्ट एक्टर बन गए। और ये कहाँ पर हुआ था, और ये और जो फर्स्ट थिएटर है वो कौन से गॉड के लिए, डायनिसिस हैं जो एक गॉड जो कि फूड और वाइन के, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीक में हर चीज़ के लिए एक अलग गॉड इन्होंने बनाए हुए हैं, और यही इनकी मैथोलॉजी है। इनकी मैथोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि इनके वॉर के मतलब जो डिफरेंट वॉर्स होती हैं ना उनके गॉड के दरमियान ही होती हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो वननेस का है, लेकिन ये डिफरेंट गॉड्स पर यकीन करते हैं। तो इस पर डिफरेंट मैथोलॉजी जो इन्होंने बनाई हुई है, मिथ्स हैं, यानी कि फर्स्ट एक्टर एंड फर्स्ट थिएटर क्रिएट करने का या इंट्रोड्यूस करने का जो ऑनर है वो ग्रीक के ही सुपुर्द किया जाता है। यानी ग्रीक जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इन्होंने ड्रामा जैसा जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया, उसको परफॉर्म करने का थिएटर और फर्स्ट एक्टर जो हैं ये भी किस तरह ग्रीक में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। देन अब कुछ ड्रामाटिस्ट यानी कि प्ले राइट डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर अर्लीस्ट ड्रामाटिस्ट हैं ग्रीक के। फेमस ड्रामाटिस्ट यानी कि प्ले राइट जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं, एस्किलस हैं। एस्किलस को जो है ये ऑनर दिया जाता है कि वो फर्स्ट फादर कंसीडर किए जाते हैं ट्रेजेडी वर्क के, यानी कि इन्होंने जो ट्रेजेडी एक टर्म है ड्रामा में, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है द ऑर्केस्ट्रा है, देन उसके बाद प्रोमेथियस बाउंड। अब ये प्रोमेथियस बाउंड देन आगे हम एक रोमांटिक जो प्ले राइट हैं उनका एक वर्क मतलब वो भी एक 4 एक्ट प्ले है, प्रोमेथियस एंड बाउंड। अब देखिए इन्होंने जो आगे फर्दर हम जितने भी राइटर्स देखेंगे, जब ये किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं या किसी भी मिथ को, तो बेसिकली ये जो है रोम के या जो क्लासिकल राइटर्स होते हैं और जो मैथोलॉजी को फॉलो करते हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी से डिफरेंट गॉड्स या उनकी मिथ्स को लेकर जो है कोट करते हैं। उनसे जो है वो अपना जैसे कि मिल्टन थे। अब मिल्टन जो है इन्होंने जब अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो वो म्यूज से जो है ना वो मतलब प्रे किया करते थे कि वो आएँ और उनकी हेल्प करें, जैसे कि गॉड होते थे वो उनकी हेल्प किया करते थे। तो मतलब ये डिफरेंट मिथ्स जो यूज़ करके ना अपने वर्क के अंदर मतलब इंटरप्रिटेशन देते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी की फॉर्म में अदर वर्क्स या उनके मिथ्स या उनके कॉन्सेप्ट इवेंट्स को लेकर। जैसे कि एक
हेलेन की एक वॉर थी ट्रॉय ट्रॉय की, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब आगे डिफरेंट राइटर्स ने जो है अपने वर्क में इंट्रोड्यूस करवाया और वो सारी जो एक वॉर थी उसको इन्होंने बताया। अब यहाँ पर हम सेकंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे प्ले राइट हैं अरिस्टोफेंस देखते हैं। अरिस्टोफेंस जो हैं फादर ऑफ एंशियंट ग्रीक कॉमेडी कंसीडर किए जाते हैं। इनकी जो फेमस कॉमेडी है द क्लाउड्स है, इसके बाद द फॉग है, ये कुछ इनके वर्क्स हैं। उसके बाद सोफोक्लिस मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक पॉपुलर प्ले राइट एंड अर्लीस्ट क्लासिकल ड्रामाटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, जिनके वर्क आज भी हम पढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है इडिपस रेक्स जो कि एक ट्रेजेडी है इडिपस की। उसके ऊपर इन्होंने दिखाया है कि जो गॉड इंसान की फेथ में लिख देते हैं, आप जो कुछ भी कर लें उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो जो है अल्टीमेटली वो मतलब पूरा होकर रहता है। इनके अकॉर्डिंग इंसान की जो किस्मत मतलब एक इंसान जो है वो पपिट है किसके हैं, अपने गॉड के थ्रू वो मतलब अपनी जो उसकी लक है उसके लिए वो एक पपिट के तौर पर काम करता है। अब इसके बाद जो है जो और डिफरेंट हैं जिसमें यूरिपिटस भी हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइट समझे जाते हैं। अब कुछ ग्रीक ड्रामा की करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो ग्रीक ड्रामा सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और जो आज हमारे पास ड्रामा है वो किस तरह का है। एथेंस जो है एक एथेंस एंड स्पार्टा दो फेमस सिटी थे किसके ग्रीक के, जिसमें आपस में दोनों दो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट थे। एक में जो है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी थी और बहुत ज़्यादा आर्ट पर काम होता था, फिलॉसफी पर, लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता था, आर्किटेक्चर पर। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा सिटी था वो ओवरऑल अपनी कंट्री को मतलब रेस्क्यू करने के लिए उनको उसको सेव करने के लिए हर टाइम जो है वो जंग में रहता था। तो ये जो जंगें होती थी ना, इन जंगों को लोगों का बताने के लिए कि जो हर टाइम जिनको उसके बारे में नहीं पता होता, तो ये एक्टर्स जो थे ना ये परफॉर्म किया करते थे और लोगों को बताया करते थे जंग के। फिर इनके डिफरेंट जो है वो कॉम्पिटिशन्स करवाया करते थे, जिसमें सोफोक्लिस भी जो हैं इन्होंने भी फर्स्ट टाइम 28 ईयर्स की उसमें जो है वो मतलब प्राइज़ विन किया था अपने वर्क पर। यानी कि वहाँ पर होता था कि जो एक्टर्स हैं वो अपने सॉरी जो प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट हैं वो वर्क लिख के उनको परफॉर्म करके उसके बाद जो है उनके कंपटीशन हुआ करते थे कि किस राइटर या किस जो है एक्टर की एक्टिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अब इसकी कुछ फेमस करैक्टरिस्टिक देखते हैं ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसमें और भी एक दो फॉर्म है लेकिन जो बेसिक फॉर्म आज हमारे पास हैं जिसमें अरिस्टोटल ने भी हमें ट्रेजेडी के बारे में बताया था कि ट्रेजेडी किस तरह की होनी चाहिए, प्लॉट के बारे में उन्हें बताया। तो इन्होंने जो है इन्हीं वर्क से लेकर जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि उनके सामने जब इन्होंने अरिस्टोटल ने हम अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो हमें यूनिटीज़ के बारे में बताते हैं कि प्लॉट के बारे में बताते हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो सब जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी वर्क पढ़ते हैं, तो उन्होंने इन्हीं वर्क्स को लेकर बताया था कि एक ग्रीक यानी कि एक ड्रामा किस तरह लिखा जाता है। तो ट्रेजेडी हमने डिस्कस किया कि ट्रेजेडी जो है ग्रीक ड्रामा जो है दो इन फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद कोरस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते हैं मतलब जो ऑडियंस के सामने गाना गाते हैं और डांस करते हैं। अब इनकी जो मतलब ये क्या बताते हैं कि जो एक्शन होने वाला है या एक्शन के बाद जो नेक्स्ट एक्शन होगा उसके बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। और ये जो है एक्टर्स हमारे सामने आते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो गॉड की वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ कि ये इंसान आगे क्या करेगा, गॉड मतलब उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, उसको बताने के लिए कोरस जो है थोड़ा सा ऑडियंस को हिंट देते थे। देन उसके बाद एक्टर्स जो थे वो 3 एक्टर्स हुआ करते थे एंशिएंट ग्रीक प्ले में। सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टर्स को अलाउ किया जाता था कि वो स्टेज पर आएंगे और उस टाइम पर परफॉर्म करेंगे। इट्स मीन के जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादा मल्टीपल रोल जो है वो स्टेज पर नहीं लाएंगे, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालेंगे। उसके बाद और वो मास्क वेयर करेंगे और उसके बाद जो है
उनका जो कॉस्ट्यूम होगा वो बिल्कुल इस टाइप का होगा कि वो दूसरी ऑडियंस से टोटली थोड़ा सा डिफरेंट करैक्टर लगेंगे। यानी कि जो एक आम इंसान है और एक स्टेज पर परफॉर्म करने वाला एक्टर, वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाएगा। देन उसके बाद मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट था। जब हम प्ले ओपन करते हैं ना, तो हम प्ले की कोई बुक लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ देखिए मार्क्स बने होते हैं कि पहले ब्लैक कलर का मार्क्स है, कुछ वाइट कलर का। ये मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो ये क्या बताता है कि जो एक एक्टर है वो किस तरह अपनी पर्सनालिटी को जो है वो हाइड कर रहा है। तो ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट बाद में सबसे पहले जो है इन्होंने ग्रीक ने अपने ड्रामाज में इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब वो इस तरह के इनको डिज़ाइन कर दिए थे कि ऑडियंस जो है वो डिस्टिंग्विश रहे कि मतलब उनके जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनके दरमियान इमोशंस जो कुछ भी है ना, वो छुपे रहते हैं मार्क्स के थ्रू। देन उसके बाद जो है यूनिटी ऑफ टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसके यूनिटी कहते हैं कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करें। आजकल के ड्रामे में और जो पहले ड्रामा ग्रीक ड्रामा हुआ करते थे, उसके अंदर एक मेजर डिफरेंस ही यही था कि वो थ्रीज यूनिटीज़ को फॉलो किया करते थे कि उनका जो एक्शन, उनकी जगह और उनका टाइम एक ही होता था। यानी कि जिस महल में उन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है, वो पूरा प्ले वहीं पर परफॉर्म करेंगे। ना तो स्टोरी वो जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सिटी या करैक्टर के थ्रू, हमें बता सकते हैं किसी और सिटी या कंट्री की स्टोरी, लेकिन जो एक्शन होगा ना वो एक ही जगह परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि एडिपस रेक्स में था कि एक ही महल के अंदर सारा प्ले परफॉर्म किया गया था और उसके बाद जो है उसको शिफ्ट नहीं किया गया और उसी टाइम में ही वो ड्रामा ख़त्म कर दिया गया विद इन 1 डे में। तो यही एक स्ट्रक्चर था किसका, यानी कि जो एक्शन है 3 यूनिटीज़ फॉलो की जाती थी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन की। तो देन उसके बाद कैथारसिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर वो हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था कि कैथारसिस को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसका मकसद ये होता था कि जब आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसके बाद जब आप किसी शख्स की ट्रेजेडी देखते हैं ना, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इमोशनल फील करते हैं। जैसे कि हमने एडिपस की ट्रेजेडी देखी, उसके बाद कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सम टाइम हमारे अंदर हमेशा की फीलिंग आ जाती है कि हम मतलब ये सोचते हैं कि जो इस शख्स के साथ हुआ, थैंक गॉड वो हमारे साथ नहीं हुआ। तो ये जो एक इस तरह की एक फीलिंग होती है ना, वो हमें क्या बताते हैं, हमारा कैथारसिस करती है। यानी कि हमें प्यूरिफिकेशन देती है, हमारी सोल को प्यूरिफाई कर देती है कि हम हमारे अंदर जो, जैसे कि हमने किसी बुरे शख्स को कुछ करते हुए देख रहे हैं, तो एट द एंड उसका जो एक अंजाम दिखाया जाता है, उसके बाद हम खुद को थोड़ा सा ये इस तरह मतलब थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं कि हमें अगर हमने इस तरह किसी के साथ किया तो देन हमारे साथ ये होगा। तो ये क्या होता है कि ये हमारा कैथारसिस हो जाता है, हमारी सोल जो है प्यूरिफाई हो जाती है और इससे ये पता लगता है कि हम कितने ज़्यादा पिटी हैं, किसी के बारे में कितनी फीलिंग रखते हैं, हमारे अंदर कितनी हद तक सेंसेशंस पाई जाती हैं कि हम किसी भी चीज़ को किस हद तक परसीव करें। फिर उसके बाद मिथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स पाए जाते हैं। एंशिएंट ग्रीक में हुआ करता था कि जैसे कि हमने अभी बताया कि इनकी डिफरेंट मिथ्स होती हैं, गॉड्स पर इन्होंने लिखी होती है। इनकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती हैं, जो कभी हम फर्दर एक न्यू प्लेलिस्ट में इनकी कुछ मेजर मिथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, उनको सुनकर हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो इसके बाद पॉलिटिकल थीम्स जो होते हैं उनके ऊपर इनके प्लेस लिखे जाते थे। अब इस लेसन में हमने जो ग्रीक क्लासिकल डेवलपमेंट थी ड्रामा की, उसको देखा, जिसमें हमने सबसे पहले आज ग्रीक ड्रामा को डिस्कस किया, ओरिजिन और ड्रामा में। इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। फर्दर जो पॉइंट्स आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं और इन डिटेल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रोमन जो ड्रामा है उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे कि फर्दर ग्रीक के बाद जो ड्रामा की डेवलपमेंट में एक अहम जो रोल परफॉर्म किया था, तो वो रोम का था और रोमन एम्पायर में ड्रामा को किस तरह डेवलप किया गया था।